शादी के 9 साल बाद किसी की दवा तो किसी की दुआ से बामुश्किल रोशनी जी की गोद हरी हुई थी। उन 9 सालों में न जाने रोशनी जी ने किस किस की जली कटी न सुनी होगी, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। उनके हाथ का तो था नहीं कि वह कुछ कर सकती थी। हाँ, उनके हाथ में इतना जरूर था कि वह सभी के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार कर सकती थी, जो उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि पत्थर दिल इंसान का दिल भी उनके व्यवहार से पिघल जाए। लेकिन न जाने उनके कर्म में कहाँ चूक हो गई थी, जो उन्हें कुछ न कुछ बात पर ताने सुनने को मिल ही जाते थे। लेकिन वह बेचारी अपनी आदत के अनुसार उल्टा जवाब न देते हुए चुपचाप रोकर और सहन करके रह जाती थी। लेकिन एक दिन भगवान को रोशनी जी और ललित जी के ऊपर दया आ गई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रोशनी जी शादी से पहले ही गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी, लेकिन पहले बच्चे के गोद में आते ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वे अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से कर सके। फिर 2 साल के अंतर में ही रोशनी जी को फिर से एक बेटे की प्राप्ति हुई। अब तो रोशनी जी अपने दोनों बेटे शुभम और संकेत के लालन पालन में ही व्यस्त रहने लगी थी। ललित जी उन्हें कई बार कहते कि उनके दोस्त बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, लेकिन रोशनी जी अपने बच्चों की परवरिश या उनकी तबीयत का हवाला देकर उन्हें मना कर देती थी। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। ललित जी के दोस्त हमेशा कहते, यार आप दिन रात काम में ही लगे रहते हो, सारा समय परिवार के लिए ही लगा देते हो, कुछ समय अपने लिए भी निकाला कीजिए। उनकी बातें सुनकर ललित जी कहते, अरे भाई आप लोग समझते नहीं हो, हमारे दो दो बेटे हैं, ये ही तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। उन्हें क्या पता था कि जिन्हें बुढ़ापे की लाठी समझ रहे थे वे ही बुढ़ापे में लाठी बनकर बरसेंगे। ललित जी अपने जमाने के जाने माने थोक और रिटेलर व्यापारी थे। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि उनके आसपास के चाहे थोक व्यापारी हो या चिल्लर व्यापारी उन्हीं के पास से सारे सामान लेकर जाते थे, क्योंकि ललित जी जिस दाम पर सामान देते थे उसी दाम पर बड़े शहर के थोक व्यापारी भी देते थे। इसलिए उनकी जान पहचान बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने भले ही ज़्यादा पैसे नहीं कमाए थे, लेकिन इज्जत बहुत ज़्यादा कमाया था। अब दोनों बेटे बड़े हुए। दोनों बेटों की शादी ललित जी ने बहुत ही धूमधाम से की। उनके घर में कई अमीर घरों से रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने गरीब की लड़की से अपने बेटों की शादी यह सोचकर की कि अमीर घर की बेटियों को तो कोई भी अपने घर की बहू बना लेगा, लेकिन गरीब घर की बेटी को अपनी बहू बनाना सभी लोग पसंद नहीं करते। इतनी अच्छी सोच के साथ उन्होंने अपनी बहू गरीब घर से लाई, लेकिन बहुएं भी ऐसी आई कि एक साथ इतना सारा धन दौलत देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई। उन्होंने कभी अपने पिता के घर में भरपेट भोजन भी नहीं किया था, इसलिए जब ससुराल में इतना अगाध धन संपत्ति देखकर उनके तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ने लगे थे। उन दोनों बहुओं में एक खूबी बहुत अच्छी थी कि वे देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके कारण ललित जी के दोनों बेटे शुभम और संकेत अपनी अपनी पत्नियों अनु और जूही से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों अपने अपने पतियों को जैसा कहती वे दोनों वैसा ही करते। जब तक दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी तब तक तो दोनों भाई अपने माँ बाप के लिए अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन शादी होते ही वे धीरे धीरे अपने माँ बाप से इतने दूर कैसे हो गए उन्हें ही पता नहीं चला। ललित जी ने अपने दोनों बेटों को
अपने शहर के बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाया, यह सोचकर कि दोनों अच्छी नौकरी करेंगे। लेकिन दोनों ही पढ़ाई में इतने कमज़ोर निकले कि दोनों ने अपने पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की सोची। ललित जी ने भी सोचा उनके बेटे हमेशा उनकी आंखों के सामने में रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसलिए उन्होंने उन दोनों को अपने कारोबार को ही आगे बढ़ाने में लगा दिया। एक दिन ललित जी ने अपने रेगुलर कस्टमर को सामान तो उधारी में दे दिया, लेकिन उसका नाम अपनी डायरी में लिखना भूल गए। उस समय त्योहार का सीजन था। ग्राहक अधिक होने के कारण उनसे गलती हो गई, लेकिन ललित जी के अच्छे व्यवहार के सभी लोग कायल थे। इसलिए वह कस्टमर भी त्योहार के बाद उसकी उधारी के पैसे देने आया। जब उन्होंने डायरी खोलकर देखी तो उन्हें उसका नाम ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी गलती उस कस्टमर के सामने ही स्वीकार कर लिया कि त्योहार में भीड़ ज़्यादा होने के कारण उन्होंने डायरी में तो उसका नाम ही नहीं लिखा था, लेकिन उसका कितना उधारी है यह उन्हें मुंह जबानी याद था। जब उस कस्टमर ने उन्हें उधारी वाला रसीद दिखाया तो उसमें भी उतना ही अमाउंट था जितना ललित जी ने बताया था। उस कस्टमर की नज़र में ललित जी की इज्जत और बढ़ गई, लेकिन यह सारी बातें उनका बड़ा बेटा शुभम सुन रहा था। वह अपने पिता पर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने अपने मन में सोच लिया था कि वह अब अपने पिता को दुकान में कभी नहीं आने देगा। लेकिन उस कस्टमर की नज़रों में ललित जी की इज्जत पहले से भी 10 गुना बढ़ गई थी कि ललित जी कितने सज्जन व्यक्ति हैं। कई लाखों का उधारी देने के बाद भी डायरी में यह सोचकर नाम नहीं लिखते कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई भी इंसान हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता। यह बात उसने अपने और 4 दोस्तों को बताया। उसके 4 दोस्तों ने अपने अपने 4 दोस्तों को बताया होगा। इस प्रकार से ललित जी की अच्छाई की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन उनके काम से ना खुश थे तो केवल उनके बेटे। उस दिन संकेत दुकान के सामान के लिए दूसरे शहर गया हुआ था, इसलिए ललित जी की इज्जत बच गई, वरना वह और शुभम दोनों ही उस दिन रहते तो शायद ललित जी को मार भी पड़ सकती थी। शुभम ने अपने पिता से इतना ही कहा, पापा आप थक गए होंगे और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा है, इसलिए घर पर जाइए और आराम कीजिए। जब थोड़ा अच्छा महसूस होने लगेगा तभी यहाँ आने की सोचिएगा, वरना यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वह बुदबुदाता हुआ उन्हें लगभग घसीटते हुए दुकान से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। बेचारे ललित जी उस दिन रास्ते भर रोते हुए अपने घर वापस आए। उनकी आंखें लाल लाल और सूजी हुई थी। उनका रुआंसा चेहरा देखकर रोशनी जी बोली, अजी आपको क्या हो गया? आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? ललित जी ने रोशनी जी को वह सारी बातें बता दी जो दुकान में उनके साथ हुई थी। रोशनी जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके ही बेटे अपने पिता से ऐसी बातें कर सकते हैं। उन्होंने जब शुभम के घर आने के बाद सभी के खाना खा लेने के बाद शुभम को अपने पास आने को कहा तो वह अपनी माँ के पास न जाते हुए अपने कमरे में चला गया। रोशनी जी को शुभम का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तभी वह थोड़ी खिसियानी आवाज में बोली, क्यों शुभम, मैंने तुमसे क्या कहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी शुभम गुस्से से तमतमाता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। उतने में ही संकेत भी शहर से घर आ पहुंचा। शुभम बोला, क्यों, मैं तुम दोनों का नौकर हूँ क्या, जो तुम जब कहो तब तुम्हारे पास दुम दबाकर भागकर चला आऊं? और हाँ, एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। इतना कहकर वह फिर से अपने कमरे में जाने लगा। उसी समय संकेत बोला, वाह भाई वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। पापा से चुपके से साइन कराने में, नकली पेपर बनवाने में
आपने मेरा सहारा लिया, लेकिन जब पैसों की बात आई तो आपने तो पूरा पासा ही पलट लिया। रोशनी जी और ललित जी अपने दोनों बेटों को भूत बने देखते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। तभी उनके बड़े बेटे शुभम ने संकेत का कॉलर पकड़ लिया और उसे मारने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, क्यों रे, तेरी जुबान ज़्यादा ही चलने लगी है। अगर वास्तव में इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, वरना तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, समझा। कहकर वह उसे मारने के लिए हाथ उठा दिया। तभी संकेत की पत्नी जूही ने शुभम का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई साहब, कानून की किताब मैंने पढ़ी है, वकालत की पढ़ाई मैंने की है। आपने धोखे से अपने ही पिता से उनकी सारी संपत्ति हड़प कर अपने कब्जे में कर लिया है। इस अपराध के लिए 400 बीसी का केस दायर कर आपको अंदर भी करवा सकती हूँ। जूही की बातें सुनकर शुभम सख्ते में आ गया और बोला, अरे अरे, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था। संकेत, हम दोनों अपने माँ बाप की संतान हैं, तो इनकी जितनी भी संपत्ति है उस पर हम दोनों भाइयों का बराबर का हक है ना। मैं यही कहना चाहता था। तभी जूही कुटिल मुस्कान के साथ बोली, भाई साहब, सही रास्ता ही चलिए, यही आपके लिए ठीक होगा, वरना आगे क्या होगा उसके अंजाम के लिए आप स्वयं तैयार रहिएगा। दोनों बेटे और बहू की बातें सुनकर उनके माँ बाप के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रहा था। फिर भी ललित जी ने हिम्मत जुटाकर सिर्फ इतना ही पूछा कि अरे नालायकों, तुम दोनों ने मुझसे कब साइन करवाया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तब संकेत बोला, ओए बुढ़े, हमें नालायक कहने की जरूरत नहीं है, हम तो इतने लायक हैं कि अच्छा हुआ समय रहते हम लोगों ने सारी संपत्ति अपने नाम करवा लिया, वरना पता नहीं आप तो बिना मतलब ही सारा धन यूं ही उड़ा देते। अब आपकी उम्र हो चुकी है ना, इसलिए आपका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। आप पूछ रहे थे ना कि हमने आपसे कैसे साइन लिया उन प्रॉपर्टी के पेपर में, तो सुनिए। जब त्योहार के सीजन में ढेर सारे पेपर हो जाते थे लेने देने के, तब मैं ही उन पेपर के बीच बीच में कुछ पेपर प्रॉपर्टी के भी डाल दिया करता था, और आप पुत्र मोह में अंधे होकर हमसे बिना कोई सवाल जवाब किए बेफिक्र होकर साइन कर दिया करते थे। बस ऐसे ही हमने आपसे सारे पेपर्स पर साइन करवा लिए। यदि हम दोनों भाई आपसे ऐसे आसानी से साइन करने कहते तो आप तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले थे, इसलिए हमें यह तिकड़म लगाना पड़ा। क्या जमाना आ गया है, आजकल बाप को अपनी ही औलाद पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए औलाद भी क्या करे, बेचारों को उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। कहते हुए संकेत वहाँ से जाने लगा। उसके पीछे उसकी पत्नी जूही भी चली गई। वैसे ही शुभम भी वहाँ से उन्हें घूरता हुआ चला गया और अनु भी उसके पीछे चली गई। ललित जी मन ही मन बोले, वाह रे मेरी औलाद, जिस औलाद के लिए मेरी पत्नी 9 साल तक रोई, मैंने भी कहाँ कहाँ माथा नहीं टेके, तब कहीं जाकर इनका मुख देखने को मिला। लेकिन समय आने पर यही लोग ऐसा गुल खिलाएंगे, ऐसा पता होता तो मैं तो भगवान से कभी भी संतान की आशा नहीं करता। ये दोनों हम दोनों को शब्द भेदी बाण से घायल करके चले गए कि आजकल के माँ बाप के कारण उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, जबकि इन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। जिस प्रकार से मैंने अपना खून पसीना एक करके इतना बड़ा बिजनेस का अंपायर खड़ा किया है, तो ये भी तो आजकल के नौजवान लड़के हैं। मैंने इन्हें तो पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर इन्हें ऐसी कौन सी कमी हो गई जो इन्हें उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं। ये भी तो खुद मेहनत करके मुझसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि मैं तो इनके बराबर पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तभी
रोशनी जी उठी और अपने पति के आंसू पोंछती हुई बोली, आप क्या सोच रहे हो जी, और आपको रोना क्यों आ रहा है? हमने इन जैसे नालायक औलाद को पैदा करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे तो अच्छा होता कि लोग हमें बांझ कहकर ताने ही मारते, लेकिन इनके जैसे नालायक औलाद के हाथों जलील तो होना नहीं पड़ता। रोशनी जी भी सुबकते हुए बोली, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे लोगों के तानों से उतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी तकलीफ इन नालायक औलादों के करतूत से हो रही है। दोनों बेटे और बहू उनकी बातें छुप छुप कर सुन रहे थे। जो बेटे कुछ देर पहले एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे, वे अब एक हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और अपने माँ बाप के पास जाकर क्रोधित होकर बोले, क्यों रे बुढ़े, तेरी ये औकात कि तू हमें नालायक कह सके? अरे नालायक तो तू है जो उस कस्टमर का नाम डायरी में लिख कर नहीं रख सका। तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू किसी भी काम के लायक नहीं है। इसलिए नालायक हम नहीं, बल्कि तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया हो। अगर वास्तव में अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से उठो और स्टोर रूम में जाकर वहाँ थोड़ी साफ सफाई करके वहीं अपने सोने लायक जगह बना लो। और हाँ, रही बात तुम्हारे खाने पीने की, तो 15 दिनों तक माँ एक बेटे के घर काम करेगी तो उन्हें उसी बेटे के घर से खाना मिलेगा। तो पापा दूसरे बेटे के घर का काम करेंगे तो उन्हें उसी बेटे के घर से खाना मिलेगा। वैसे ही जब माँ दूसरे बेटे के घर 15 दिनों तक काम करेगी तो उन्हें वहाँ से खाना मिलेगा, और पापा को दूसरे बेटे के घर पर काम करना होगा तो उन्हें वहाँ से खाना मिलेगा। और सोने के लिए दोनों वहीं स्टोर रूम में जाकर रात में सोएंगे। दोनों बेटों ने अपना फरमान सुनाया और जाने लगे। तभी ललित जी बोले, बेटा तुम जैसे बोलोगे हम दोनों वैसा ही करेंगे, लेकिन बेटा हम बूढ़े पर इतना तो रहम करो बेटा कि हमें अपने कमरे में तो सोने दो। तुम तो जानते ही हो तुम्हारी माँ को डस्ट से कितनी एलर्जी है, और स्टोर रूम तो कई दिनों से खुला भी नहीं है। लेकिन दोनों बेटों ने इतना ही कहा कि तुम्हें अपने घर में रहने दे रहे हैं, यही शुक्र मनाओ, वरना धक्के मारकर जिस प्रकार दुकान से निकाला था वैसे ही घर से निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति अपना सा मुंह लेकर वहां से उठे और स्टोर रूम की तरफ चले गए। वहां जाकर देखा तो सारे सामानों पर धूल की एक मोटी सी परत जमी हुई थी। ललित जी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और थोड़ी सी जगह की सफाई की ताकि वे दोनों बुजुर्ग दंपत्ति वहां आराम से सो सके। रोशनी जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखों के सामने वे सारे दृश्य चलचित्र की भांति घूम रहे थे जब वे शादी होकर बहू बनकर उस घर में आई थी। उनके जीवन की वे सारी परेशानियां और उनके बच्चों द्वारा दिया गया कष्ट वे कितना भी भूलने की कोशिश करती, उनकी जेहन से निकलता ही नहीं था। वे यही सोच सोच कर बीमार बीमार सी रहने लगी। लेकिन बेटे बहू की शर्त थी कि जब तक माँ एक बेटे के घर के काम नहीं करेगी तब तक उन्हें खाना नहीं मिलेगा, और जब तक पिताजी दूसरे बेटे के घर के काम नहीं करेंगे तब तक उन्हें उस बेटे के घर खाना नहीं मिलेगा। इसलिए रोशनी जी को आराम करने की उम्र में मजबूरन काम करना पड़ रहा था, नहीं तो भूखे रहना पड़ता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दोनों पति पत्नी दिन भर अलग अलग दोनों बेटों के घर काम करते। पास पास रहते हुए भी उन्हें एक दूसरे का चेहरा तक देखना नसीब नहीं होता था, और जब रात में अपने बिस्तर पर सोने के लिए स्टोर रूम में जाते तो सिर्फ एक ही वादा एक दूसरे से लेते। रोशनी जी ललित जी से कहती, चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वैसे ही ललित जी भी रोशनी जी से वादा लेते कि रोशनी, मैं भी तो तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम्हारा साथ ही तो है,
जो आज तक मैं इतनी परेशानियों को झेल कर भी जिंदा हूँ, वरना मैं तो उसी दिन मर गया होता जिस दिन शुभम ने मुझे दुकान से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था। मैं उस दिन इतना उदास हो गया था कि अपना जीने का साहस ही खो बैठा था, लेकिन फिर तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि जब मैंने दिन रात मेहनत करके इतना कुछ कमाया और सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण, जिससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, उस गलती के कारण मेरी अपनी ही औलाद ने आज मुझे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचा। वह अपनी गऊ जैसी सीधी सादी माँ पर कितना जुर्म ढा सकता है। बस यही सोचकर मैंने बेशर्मी की चादर ओढ़कर घर वापस आने का निर्णय लिया। रोशनी कहकर वे भी फूट फूट कर रो लेते। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे से वादा लेते कि अपने जीवन के अंत समय तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक दिन रोशनी जी को ढंग का खाना न मिलने और काम का भार अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ललित जी तो दिन भर काम करने के कारण, अधिक थकान के कारण जल्दी ही सो गए, लेकिन रोशनी जी बुखार और पूरे शरीर में दर्द होने की वजह से कराहती रही। फिर आधी रात को जब ललित जी की नींद खुली तो उन्होंने रोशनी जी को कराहते हुए सुना। उन्होंने रोशनी जी के माथे में गीले कपड़े की पट्टी रखी, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला। फिर वे जल्दी से अपने बड़े बेटे के घर गए। उनका दरवाजा पीटा तो शुभम ने अंदर से बोला, कौन है? इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? ललित जी बोले, बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ। बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। बेटा बुखार बदन दर्द की कोई दवाई हो तो दे दो बेटा, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। शुभम उसी समय बोला, क्यों पापा, आपको पता नहीं है क्या? अभी माँ संकेत के हिस्से में है, वह उसके तरफ काम कर रही है, तो आप उसी से जाकर दवाई मांगिए। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिए, समझे आप? और मुझे दोबारा डिस्टर्ब करने की जुर्रत न कीजिए, वरना इसका क्या अंजाम होगा आप तो जानते ही हैं ना। ललित जी वहाँ से निराश होकर अपने छोटे बेटे के घर गए और उसका दरवाज़ा पीटने लगे, क्योंकि वे रोशनी जी की तबीयत को लेकर बहुत घबराए हुए थे। छोटी बहू जूही ने दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा खोला। उसने देखा उसके ससुर जी दोनों हाथ जोड़े थर थर काँप रहे हैं, आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। जूही ने गुर्राते हुए कहा, ओए बुढ़े, तुम्हें रात भर नींद नहीं आती तो क्या हमें भी चैन से नहीं सोने दोगे? खुद तो दिन भर आराम फरमाते रहते हो, लेकिन हमको तो बहुत से काम होते हैं। चलिए जाइए यहाँ से, कहकर वह फिर से उनकी बात सुने बिना ही दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी ललित जी ने दरवाज़ा को अपने हाथों से रोकते हुए कहा, बहू, रोशनी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तुम्हारे पास बुखार और बदन दर्द की कोई दवा हो तो दे दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा हम पर। कहते हुए वे फिर से अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ने लगे, लेकिन जूही का दिल नहीं पसीजा। उसने कहा, क्यों, आप तो बड़े भाई साहब के पास काम करते हो ना, तो जाइए उन्हीं से मदद मांगिए। हाँ माँ जी, अगर खुद मदद मांगने आती तो मैं एक बार सोचती भी, लेकिन कल से तो माँ जी बड़े भाई साहब के पास जाने वाली है। इस लिहाज से मेरी न ही माँ जी की जिम्मेदारी बनती है और न ही आपकी। कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। ललित जी मायूस होकर वहाँ से भी वापस अपने स्टोर रूम में आ गए। रोशनी जी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही थी। ललित जी उनके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी बदल बदल कर लगाते जा रहे थे। जैसे तैसे सुबह हुई। अब उस दिन सुबह से ही रोशनी जी को दूसरे बेटे के घर काम पर जाना था, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से वे नहीं गई। इसलिए बड़ी बहू अनु आग बबूला होती हुई रोशनी जी के पास गई। उस समय ललित जी रोशनी जी के माथे में गीली पट्टी लगा रहे थे। उन्हें ऐसा करता देख अनु आग बबूला हो गई और जोर जोर से चिल्लाती हुई बोली, अरे बेशर्मो,
कुछ तो शर्म करो अपने उम्र का। नाती पोता खिलाने की उम्र में रंगरेलियां मनाने में लगे हुए हो। सारी लाज शर्म बेच खाई है क्या? क्यों रे बुढ़िया, आज का तेरा काम कौन करेगा? तेरा बाप, या फिर तेरे बाप ने 2-4 नौकर लगा रखे हैं? सुबह सुबह अनु की बड़बड़ाहट सुनकर जूही, शुभम और संकेत सभी लोग वहां आ गए। तभी ललित जी को अनु की बातें सहन नहीं हुई और उन्होंने अनु को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। तभी शुभम ने आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ रोक लिया। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उसने उन दोनों का सारा सामान बाहर निकालकर फेंक दिया और अपने पिता को भी लात घूंसे से मारा और अपनी बीमार माँ के दोनों कंधों को पकड़ा और अपने घर से बाहर निकाल दिया। संकेत भी शुभम का बराबर साथ दे रहा था। वह भी अपने भाई को समझाने की बजाय अपने माता पिता का सामान फेंक रहा था और मजे ले रहा था। ललित जी अपने बेटों के हाथों से अपमानित होकर जिंदा नहीं रहना चाहते थे, लेकिन रोशनी जी के बारे में सोचकर फिर से हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाते थे। सबसे पहले उन्होंने रोशनी जी को एक ऑटो में बैठाकर एक अस्पताल में इलाज करवाया। जब रोशनी जी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई तो वे दोनों कहाँ जाएं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तभी रोशनी जी के मामा का बेटा उन्हें उसी अस्पताल में मिला और उसने बताया कि उसे दूसरे शहर में नौकरी लग गई है और उसके मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट से मौत हो गई है। उनके गांव वाले घर में रहने और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप लोग वहीं रह लेते तो मेरा काम आसान हो जाता। जैसे ही कोई व्यवस्था होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों के मदद की मुझे ज़रूरत है। रोशनी जी और ललित जी की तो मुँह मांगी मुराद ही पूरी हो गई। उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वे दोनों अपने मामा के खेत में मजदूरों की मदद से खूब मेहनत करते। गांव की आबो हवा शुद्ध होने और वातावरण बदल जाने की वजह से रोशनी जी की तबीयत में भी बहुत जल्दी सुधार आ गया। लेकिन ललित जी के मन में एक बात थी जो निकल ही नहीं रही थी। वे इस उम्र में भी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने 1-2 साल के फसल के पैसों को जमा रखा और रोशनी जी के भाई से पूछा कि पैसों का क्या करना है, तो उसने कहा, आप लोग मेहनत कर रहे हो तो उन पैसों का उपयोग आप ही कीजिए, क्योंकि मुझे अपनी ही तनख्वाह इतनी मिल जाती है कि मुझे पर्याप्त हो जाता है। ललित जी ने रोशनी जी से कहा, रोशनी, खेती बाड़ी का काम सीजन आने पर ही किया जाता है, तो क्यों ना हम अपना पुराना काम चालू कर दें। उसके बारे में मुझे पूरा अनुभव है। अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर से आरामदायक जीवन जी सकते हैं। रोशनी जी आश्चर्यचकित होकर बोली, अजी, अब इस उम्र में कितना कमा लोगे और कितना दिन जीना है हमको? ललित जी गंभीर विचार की मुद्रा में बैठ गए। तब रोशनी जी ने हामी भर दी। रोशनी जी के हामी भरते ही ललित जी के शरीर में मानो नई ऊर्जा का संचार ही हो गया। उन्होंने छोटे स्तर से ही काम शुरू किया। देखते ही देखते वे फिर से होलसेलर बन गए। जब उनके पुराने ग्राहकों ने सुना कि ललित जी ने फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है, तो उनके व्यवहार से प्रभावित होकर वे उन्हीं से जुड़ गए। उनके पास जितने वर्कर्स काम करते थे, उनके बेटों के खराब व्यवहार के कारण उन्होंने स्वयं ही काम छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला ललित जी ने फिर से वही काम शुरू कर दिया है, तो दूर दूर से वर्कर्स सिर्फ उनके व्यवहार के कारण उनके पास जाकर काम करने लगे। अब ललित जी की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। वहीं उनके बेटे शुभम और संकेत ने अपने पिता का बिजनेस को ही आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें दोनों चोरी कर करके अपनी अपनी जेब गरम करते थे और अपने वर्कर से भी ऐसा व्यवहार करते कि उनके व्यवहार से आहत होकर उनके वर्कर्स एक एक करके उनका काम छोड़ छोड़कर जाने लगे, जिसके कारण दोनों भाइयों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब
आए दिन दोनों भाई एक दूसरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे। तभी एक दिन उन्होंने सुना कि कोई सेठ हैं जो अरबपति हैं, उसका अरबों का कारोबार है। वह हर एक ब्लॉक में जा जाकर गरीब लड़कियों और लड़कों का सामूहिक विवाह करवाता है। यह बात शुभम और संकेत ने भी सुनी। शुभम का बेटा और संकेत की बेटी भी शादी के लायक हो गए थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे धूमधाम के साथ अपने बच्चों की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने भी उन गरीबों के साथ साथ अपने बच्चों का फॉर्म भी भर दिया। जब शादी की तारीख आई तो मैरिज हॉल को ऐसा सजाया गया था जैसे लग रहा था स्वर्ग में आ गए हों। यह सब खर्च ललित जी ने ही उठाया था। सभी वर वधू के लिए पहनने के कपड़े, गहने और दहेज के सारे जरूरी सामान जो एक सुघड़ गृहस्थी में आवश्यक होता है, इतना सामान उन सभी वर वधू के जोड़े को ललित जी की ओर से दिया गया, क्योंकि उनका तो किसी भी प्रकार का कोई खर्च ही नहीं था और न ही किसी बेटे या बेटी की शादी करना था जिसके लिए उतना धन जोड़कर रखते। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि एक दिन वे अपने बच्चों को इतना कामयाब बनकर दिखाएंगे कि वे दोनों देखते ही रह जाएं। लेकिन इतना नहीं सोचा था कि वे दोनों भी गरीबों की लाइन में अपने बच्चों का विवाह करवाने के लिए खड़े होंगे। उन्होंने जब बच्चों के नाम के साथ उसके माता पिता का नाम देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पहले तक उन्होंने 5 ब्लॉक में गरीब माता पिता के बच्चों की शादी करवाई थी तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन जब इस शादी के समय उनकी प्रतिक्रिया कुछ अलग हुई तो पत्रकारों को तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने का मौका मिल गया। उन्होंने ललित जी से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि हर बार की शादी में तो वे बहुत ज़्यादा खुश नजर आते थे, लेकिन इस बार की शादी में ऐसा क्या हुआ जो आपकी प्रतिक्रिया में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, और इतनी उम्र में वो भी बिना किसी के मदद के इतनी सफलता पा लेना, ये सब कैसे संभव हुआ। अब ललित जी धर्म संकट में पड़ गए कि लोगों को क्या जवाब दें। तभी रोशनी जी अपनी कुर्सी से उठी और ललित जी के पास जाकर बोली, अजी बता दीजिए ना, ये लोग भी तो हमारे बच्चे जैसे ही हैं। जिन बच्चों को जीवन भर की कमाई खिला दिया वे तो अपने सगे नहीं हुए। अब इन बच्चों को अपनी सच्चाई बताकर कुछ रुपये कमाने का अवसर इन्हें भी दे दीजिए। अब तो वहाँ मौजूद पत्रकारों को मौका मिल गया कि रोशनी जी के बोलने का क्या मतलब है। तब सभी पत्रकारों की जिज्ञासा शांत करने के लिए ललित जी ने उन्हें वह सारी घटना बता दिया जब से उनकी शादी हुई थी। लोगों ने उन्हें कैसे कैसे ताने दिए थे और दोनों बेटों के जन्म लेने के बाद में घर में किस प्रकार खुशियां मनाई गई थी, लेकिन वही बच्चे अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को लात घूंसे मारकर, घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि समय सभी का एक साथ नहीं जाता, बस वही हुआ हमारे साथ भी। हमने अपने बुढ़ापे में भी खूब मेहनत की, वह भी पूरी ईमानदारी के साथ, और हमारा व्यवहार इतना अच्छा था कि हमारे पुराने कस्टमर्स, पुराने वर्कर्स फिर से हमारे पास आकर इतना मेहनत किए कि हमारे बिजनेस को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में हमारी पूरी मदद किए। और कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बस यही हुआ मेरे साथ भी। इतनी बड़ी सफलता के पीछे भी मेरी पत्नी का ही हाथ है। अगर आज मेरी पत्नी रोशनी जी मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। ललित जी ने जब अपनी सच्चाई बताई, अपनी सफलता का राज बताया, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं उनके दोनों बेटे और दोनों बहुओं की नजरें झुकी हुई थी। जब ललित जी ने वहाँ का सारा कार्यक्रम संपन्न कर दिया और जैसे ही अपनी पत्नी रोशनी जी के साथ अपनी कार में बैठने के लिए कार के पास पहुँचे
तो दोनों बेटे और दोनों बहुएं उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। सभी पत्रकार उनके पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे कि आप लोग कौन हो और इनसे पैर पकड़कर माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तब ललित जी कुछ बोलने ही वाले थे, उससे पहले ही शुभम बोला, हम लोग पहले इनके पास काम करते थे, लेकिन कुछ गलती करने के कारण सेठ जी ने हमें काम से बाहर निकाल दिया था। इसलिए हम इनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि ये हमें फिर से अपने पास काम पर रख लें। तभी पीछे से ललित जी का एक बहुत पुराना और वफादार नौकर आया, जिसे शुभम ने जबरदस्ती चोरी का इल्जाम लगाकर काम से निकाल दिया था। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, ये दोनों हमारे सेठ जी के नालायक बेटे हैं, जिन्होंने हमारे सेठ जी को लात घूंसे मारकर और हमारी सेठानी जी को बीमारी की हालत में घर से बाहर निकाल दिया था और आज बदनामी के डर से अपने आप को सेठ जी का एक मामूली सा कर्मचारी बता रहे हैं। इनका बेटा बताने में इन्हें शर्म आ रही है। वहाँ उपस्थित लोगों ने उनकी खूब बेइज्जती की। सोशल मीडिया में भी उनको धिक्कारा गया और ललित जी से पूछा गया कि उनके पास इतनी सारी संपत्ति है, उसका वे क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा, अब हमारा जीवन ही कितना बचा है, जब भी भगवान के पास से टिकट आ जाए हम चले जाएंगे, लेकिन हाँ, ये जो हमारा जितना धन संपत्ति है उसका 1 पाव हिस्सा अपने पोते पोतियों के नाम करूँगा। बाकी का पूरा संपत्ति को प्रति वर्ष सामूहिक विवाह में और अनाथ बच्चों के लिए और हमारे जैसे वृद्ध लोगों की सहायता के लिए, जिनके नालायक बच्चे जिन्हें उनके बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, उनके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। जब पत्रकारों ने पूछा, अपने बेटों के लिए क्या देना चाहोगे, तब ललित जी ने इसका उत्तर रोशनी जी को देने के लिए कहा। तब रोशनी जी निर्भीक होकर बोली, आज तक हमने सुना है कि पूत भले ही कपूत हो जाएं, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। लेकिन आज एक माता कुमाता बनना चाहती है। अगर गलती होगी तो आप लोग मुझे इस बारे में समझाइएगा, लेकिन मेरा अपना विचार है। जिन लोगों के लिए हमने अपना खून पसीना एक किया, कभी कहीं घूमने नहीं गए, उन्हें अच्छी परवरिश देने के चलते अच्छे स्कूल में पढ़ाया कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन ये बुढ़ापे की लाठी नहीं बल्कि उसी लाठी से मारने वाले बने। मुझे मरने की हालत में घर से बाहर निकाल दिया। अपने पिता को लात घूंसे से मार पीट कर घर से धक्के मारकर बाहर निकाला। इसलिए मैं इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। रोशनी जी के विचार सुनकर सभी लोगों ने तालियों के साथ उनके विचारों का सम्मान किया। अगर आप उस जगह पर रहते तो क्या करते, सम्मान करते या विरोध? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।